डॉक्टर एम के पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमो। बच्चों, हम जैसा कि आप जानते हो फोटोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। और प्रकाश रसायन विज्ञान में हमने पहले दो चीज़ें पढ़ी, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया यानी डार्क और थर्मल रिएक्शन, और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, इनके अंतर हमने पढ़े। फिर प्रकाश अवशोषण के नियम पढ़े। प्रकाश अवशोषण नियम में हमने बियर लैम्बर्ट लॉ को पढ़ा, बियर का नियम पढ़ा, लैम्बर्ट का नियम पढ़ा, और फिर बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं जो नया टॉपिक है वह प्रकाश रसायन के नियम, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। पहले थे प्रकाश के अवशोषण के नियम यानी कि लॉ ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, और आज हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो प्रकाश रसायन के नियम जो हैं वो मूलभूत रूप से दो नियम है इसके, या मुख्य रूप से दो नियम है। पहला जो नियम है वो कहलाता है ग्रोथस ड्रॉपर्स लॉ। पहला जो नियम कहलाता है ग्रोथस ड्रॉपर्स लॉ। इसके अनुसार जब प्रकाश विकिरण पदार्थ पर गिरती है तब आपतित विकिरण का वह भाग जो अवशोषित हुआ है रासायनिक परिवर्तन करता है, न कि विकिरण का परावर्तित या पारगमित भाग या पारगत भाग। आप जानते हो जब भी कोई लाइट गिरती है या लाइट किसी सरफेस पे या किसी अवशोषक माध्यम पर गिरती है तो उसमें चार प्रोसेस होते हैं। एक तो या तो लाइट ट्रांसमिट होती है, या लाइट एब्जॉर्ब होती है, या लाइट स्कैटर्ड होती है, या रिफ्लेक्टेड होती है। उसमें जो स्कैटर्ड लाइट है उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। इसलिए मुख्य रूप से अपन तीन बातें करते हैं कि लाइट जो डलती है वो या तो क्या होती है, आपतित जो प्रकाश है या तो वह क्या एब्जॉर्ब हो जाता है, या ट्रांसमिट हो जाता है, या फिर रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो जो ये बताया गया है इसमें ग्रोथस ड्रॉपर लॉ में कि किसी भी पदार्थ पर जो प्रकाश की विकिरण गिरती है तो आपतित प्रकाश का वह भाग जो अवशोषित होता है, सिर्फ जो अवशोषित होता है वही रासायनिक परिवर्तन लाता है, या किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, न कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा संपन्न होती है जिनका अभिकारकों द्वारा अवशोषण होता है। अब देखिए इस नियम की सीमाएं। नियम की तीन सीमाएं हैं। पहली सीमा, यह हमेशा लागू नहीं होता। कब नहीं होता? ये हमेशा लागू नहीं होता, या हर अभिक्रिया के लिए लागू नहीं होता। उस परिस्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में अवशोषित विकिरण ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा, या प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति अर्थात फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस के रूप में ये ऊर्जा निकल जाती है। जैसे हमने एक अभिक्रिया ली है, उदाहरण लिया है, K2Cr2O7 पे कोई लाइट डाली जाती है तो कोई भी अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो अणु द्वारा अवशोषित जो प्रकाश है वो सिर्फ अणुओं की गति को बढ़ाता है, न कि उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो अभिक्रिया अवशोषण के बाद भी अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो ये ग्रोथस ड्रॉपर की पहली सीमा होगी। दूसरा, ये नियम है जो सिर्फ गुणात्मक है, सिर्फ ये गुणात्मक है, यानी कि सिर्फ ये बताता है कि एब्जॉर्प्शन से लाइट जो है, लाइट एब्जॉर्प्शन से अभिक्रिया संपन्न होती है। अब ये नहीं बताता कि कितनी लाइट एब्जॉर्प्शन से कितनी अभिक्रिया संपन्न होती है, या अमाउंट ऑफ रिएक्शन कितना होगा कितनी लाइट ऑफ को एब्जॉर्ब करने से। यानी कि सिर्फ ये गुणात्मक रूप से कार्य करता है, न कि मात्रात्मक रूप से। देखिए, जैसे अपन गुणात्मक और मात्रात्मक के आप संबंध समझते होंगे। जैसे अपन ये बात करें कि ये प्रकाश लाल है, ये तो हो गया उसका गुण। अब ये लाल में भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये इससे इतना लाल है, ये इससे इतना लाल है, वो जो है वो मात्रात्मक संबंध कहलाता है। अतः ये नियम जो है ये इसकी दूसरी सीमा है कि ये गुणात्मक है। इससे न तो इस बात की जानकारी मिलती है कि कितने विकिरणों का अवशोषण हुआ है, और न ही ये जानकारी मिलती है कि
अवशोषित विकिरणों से कितने अणुओं का उत्तेजन हुआ है। इसलिए ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। थर्ड जो इसकी लिमिटेशन है वो सामान्यतः ये मानते हैं कि ये नियम केवल प्राथमिक प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों पर लागू होता है, लेकिन द्वितीय प्रक्रमों पर यह आंशिक रूप से या पूर्णतः असफल रहता है। अब देखिए प्राथमिक प्रोसेस क्या होता है, लाइट ने एब्जॉर्ब की, वह एक्साइटेड हो गया, ये प्राइमरी प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है इसके बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता। रिएक्टेंट एक्साइटेड जो है या एक्टिवेटेड जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। तो ये जो है वह ग्रोथस-ड्रॉपर्स नियम की 3 लिमिटेशन है। अब जो है वो दूसरा आता है स्टार्क आइंस्टाइन का नियम या प्रकाश रासायन तुल्यता का नियम। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ और लॉ ऑफ पोटेंशियल, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो ये जो है वो दूसरा नियम जो पहले नियम की जो कमियां हैं उनको हटाते हुए ये जो है दूसरा नियम हमारे काम आए, हमारे को प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रिया हैं उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है या उससे ज़्यादा इम्प्रूव होता है। यूँ कहिए कि जो ग्रोथस ड्रॉपर्स की सीमाओं को लांघते हुए ये नया नियम है जो हमारे को प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। तो इसके अनुसार स्टार्क आइंस्टाइन के नियम के अनुसार या प्रकाश तुल्यता के नियम के अनुसार देखिए क्रियाकारी पदार्थ यानी रिएक्टेंट का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक क्रिया में भाग लेता है एक फोटोन या प्रकाश का एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रिय होता है। जैसा कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, यानी कि एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से एक मॉलिक्यूल क्या होता है, एक्साइटेड होता है, ठीक है, या फिर एक क्वांटम के एब्जॉर्ब होने से एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड होता है। ये इसके बारे में जानकारी देता है, या वह एक अणु सक्रियत होता है, एक्टिवेटेड होता है, इसके बारे में। दूसरा एक लाइन में अगर अपन कहें इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक अणु एक फोटोन अवशोषित कर सक्रियत होता है। और इससे भी अगर स्मॉल आप स्टेटमेंट देना चाहो तो एक अणु एक क्वांटम, वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम, स्टार्क आइंस्टाइन का नियम हो गया, ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए इसके भी बारे में भी कुछ बात आपको ध्यान रखनी है। क्या है, यह कतई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सक्रिय अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले ही ले, यानी कि मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाए और वह किसी अभिक्रिया में भाग ले ये कतई आवश्यक नहीं है, यानी कि वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं कन्वर्ट होगा ये कोई आवश्यक नहीं है। ये बताता है स्टार्क आइंस्टाइन। दूसरी बात ये भी बताता है कि यह भी हो सकता है कि सक्रिय अणु अन्य अणुओं से अभिक्रिया कर एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर दे, यानी कि जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल जो है वो लाइट का एब्जॉर्ब किया, रेडिएशन का एब्जॉर्ब किया, वह एक्टिव हो गया। अब ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल है पुनः जो है वो क्या कर दे, दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिव कर दे, तीसरा जो मॉलिक्यूल है फिर चौथे को एक्टिव कर दे। अब फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मॉलिक्यूल ही एक्टिव कर रहा है, तो इस प्रकार एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाए। तो एक फोटोन एब्जॉर्ब होने से और मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। रिएक्टेंट एक मॉलिक्यूल ने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, बट जो मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हुआ वह अन्य मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करके क्या है, कोई श्रृंखला प्रारंभ कर दे। इस प्रकार से हो सकता है। अतः उपरोक्त नियम प्राथमिक पद की बात करता है तथा अणु जो है वो भौतिक रूप से उत्तेजित है, न कि रासायनिक रूप से। तो याद रखना है, अणु जो है यहाँ पर इस नियम में जो है वो भौतिक रूप से उत्तेजित होने की बात करता है, न कि रासायनिक रूप से उत्तेजित होने की। अब अपन बात करते हैं कि ऊर्जा के एक क्वांटम या एक फोटोन का अर्थ क्या होता है। एचन्यू ऊर्जा होता है, एक फोटोन व एक जो क्वांटम होता है उसका अर्थ होता है एच न्यू, यानी कि E क्या होता है, एच न्यू, जहाँ एच जो है प्लांक कांस्टेंट है और न्यू है वो विकिरण की आवृत्ति है। अब देखिए क्रियाकारक का एक अणु एक फोटोन के अवशोषण से उत्तेजित होता है, तो हमारे पास ये रिएक्शन होती है। माना हमारे पास ए रिएक्टेंट है और वह एच न्यू लाइट को एब्जॉर्ब किया
और ए स्टार में बदल गया। जो एक्टिवेटेड स्पीसीज़ होती हैं उनको स्टार से या हैश से प्रदर्शित करते हैं। हैश तो आप जानते ही होंगे, मोबाइल में जो चिन्ह आता है वो हैश का चिन्ह होता है, और वो हैश का चिन्ह ऐसा होता है, आप जानते होंगे, ये वाला जो चिन्ह होता है वो हैश का चिन्ह होता है। ठीक है, तो जो एक्टिवेटेड होती है उसको या तो स्टार से या हैश से व्यक्त करते हैं स्पीसीज़ को। अतः यह निश्चित है कि ऊर्जा के जितने क्वांटा और फोटोन अवशोषित होंगे उतने ही क्रियाकारक अणु सक्रियत होंगे। अतः क्रियाकारक अणुओं में के एक मोल को सक्रियत करने के लिए एक मोल द्वारा अवशोषित होती है, उसे एक आइंस्टाइन कहलाती है। ऊर्जा की वह मात्रा, अतः क्रियाकारक अणु के एक मोल के सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी E = Nhν, जहाँ n है अवोगाड्रो नंबर है, क्योंकि एक मोल में आप जानते हो अवोगाड्रो संख्या बराबर अणु होते हैं। ऊर्जा की यह मात्रा E जो पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित होती है एक आइंस्टाइन कहलाती है। एक मोल द्वारा जो पदार्थ के एक मोल द्वारा जितनी ऊर्जा अवशोषित की जाती है उसे एक आइंस्टाइन कहते हैं। तो इक्वेशन 1 में इसका मान रखने पे क्या हो जाएगा, E = Nhν, और न्यू जो होता है वो c/λ होता है। अब हम वैल्यू रख सकते हैं। n की वैल्यू आप जानते हो 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स है, जबकि h की वैल्यू जो है वो 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड है, और प्रकाश का वेग आप जानते हो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और लैम्डा नीचे सेंटीमीटर इनवर्स में सेंटीमीटर या एंगस्ट्रम में लिया जा सकता है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है E = 11.97 लैम्डा जूल मोल इनवर्स। देखिए इसमें आप देखिए सेकंड इनवर्स से कट गया, और नीचे सेमी, ऊपर सेमी से CM से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है, जूल मोल इनवर्स बचता है। इसको किलो जूल में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1.197 × 10⁻² अपॉन लैम्डा किलो जूल मोल इनवर्स जो है वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। SI यूनिट के रूप में अगर हम प्राप्त करेंगे तो वैल्यू रखने के बाद अल्टीमेटली हमारे पास SI यूनिट के रूप में जो प्राप्त होती है वो होती है 1.96 × 10⁻8 अपॉन लैम्डा जूल मोल इनवर्स हमारे पास प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारे पास जो है वो एक आइंस्टाइन की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब देखिए इस नियम की वैधता निम्न कारणों से है। जो प्रकाश रसायन तुल्यता का नियम है या स्टार का आइंस्टाइन का नियम है, उसकी वैधता क्यों है, तो उसके लिए अपन पढ़ते हैं वैधता क्यों है। दो मुख्य रूप से बातें हैं। एक फोटोन से उत्तेजित अणु की उत्तेजित अवस्था की आयु इतनी कम होती है कि दूसरा फोटोन अवशोषित करने का मौका या अवसर ही नहीं मिल पाता, अतः एक अणु केवल एक ही फोटोन का अवशोषण कर पाता है। जैसे ही मॉलिक्यूल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है या फोटोन को ऑब्जर्व करता है, वो तुरंत एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो दूसरा फोटोन जो है वो इतना शॉर्ट टाइम में होता है, इतना कम जीवन काल में होता है, इतनी कम आयु काल में होता है, इतना कम कालखंड में होता है कि वह तुरंत एक्टिवेटेड फॉर्म में चला जाता है, दूसरा फोटोन एब्जॉर्व ही नहीं कर पाता, अतः एक अणु एक फोटोन को ही एब्जॉर्व कर पाता है। दूसरा है जो है वह है इन प्रक्रमों में प्रयुक्त प्रकाश की तीव्रता इतनी कम होती है कि दूसरे फोटोन को अवशोषित करने की संभावना ही नहीं रहती। मतलब जो मॉलिक्यूल होती है, प्रकाश की तीव्रता जो होती है इन प्रोसेस में वो इतनी कम होती है कि दूसरा जो है फोटोन अवशोषित करने की संभावना ही नहीं रहती, पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है। बट याद रखिए अगर हायर एनर्जी लेजर का उपयोग किया जाए तो पोलोफोटेनिक प्रक्रम या प्रोसेस की संभावना हो जाती है, एक से ज़्यादा जो फोटोन एब्जॉर्व किए जा सकते हैं जब जो है वो लेजर अगर यूज़ की जाती है तो। और सामान्यतः फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उसमें लेजर जो है वो यूज़ नहीं होती है, वो क्या होती हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन की यूज़ होती है। लेजर जो होता है वो IR के रीजन में
सामान्यतः उसको IR के रीजन में मानते हैं, इसलिए लेज़र जो है वो यूज़ नहीं होती और यही यूज़ होती है। तो इसके दो मुख्य रूप से वैधता के कारण हो गए। एक तो क्या हो गया कि जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है, और दूसरा जो है प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो बहुत कम होती है इन प्रोसेस में। इसलिए एक फोटोन है, एक अणु है, वो एक ही फोटोन एब्जॉर्व कर पाता है, या यूँ कहिए कि एक मोल अणु जो है वो एक आइंस्टाइन ही एब्जॉर्व कर पाता है। यही फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का नियम। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ें।